हेलो एवरीवन, दिस इज शिशिर दास एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस क्रैश कोर्स पे बात करने वाले हैं मास एक्शन लॉ का। इसके प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो एक सेमीकंडक्टर के लिए एग्जिस्ट करता है उसको यूज कर सकते हैं। और उस इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को यूज करके आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स 100% आयनाइजेशन या फुल्ली आयोनाइज्ड डोपेंट्स के केस में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डोनर एटम या फिर एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन के बराबर होगा। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है ये फाइंड आउट होता है मास एक्शन लॉ से। ठीक है। और मास एक्शन लॉ को यूज करना उसके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम डिकोड करेंगे मास एक्शन लॉ में। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर हम मास एक्शन लॉ को स्टेटमेंट वाइज कि इसका क्या स्टेटमेंट है इसके वाइज अगर एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमको ये पता करे चलेगा कि हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स concentration, free electrons and hole concentration in a semiconductor is in a semiconductor मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आइदर आप उसको इंट्रिंसिक ले या फिर और आप उसको एक्सट्रिंसिक ले और एक्सट्रिंसिक आइदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इज कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड दैट इज एन आई स्क्वायर। ठीक है। सर ये एन आई स्क्वायर कॉन्स्टेंट कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम एन आई के बारे में तो ये जानते हैं कि एन आई जो है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। एन आई तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है। तो ये जो एन आई स्क्वायर है इसका एक फॉर्मूला है। एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई जी अपन के टी। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखने में अभी अजीब जरूर लग रहा है लेकिन मैं आपको बोलूं तो इस फॉर्मूले को आप मेनी टाइम्स यूज करेंगे। सर इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं विदाउट एनी डेरिवेशन? हम इसको डिराइव करेंगे लेकिन कब करेंगे? जब हम फर्मी लेवल पढ़ेंगे तब। अभी के लिए इस फॉर्मूले को हम एज इट इज यूज करते हैं। आपको मैं पूरी तरह ये डिस्कस करके समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले में ये डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, आप उसका टेंशन ना ले। सबसे पहले हम यहाँ पे चीजों को एनालिसिस करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है मास एक्शन लॉ का इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंसंट्रेशन उस सेमीकंडक्टर का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है। तो ये जो आपका मास एक्शन लॉ है, मास एक्शन लॉ है, इसके अनुसार अगर हम एन और पी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन इस कांस्टेंट वैल्यू को हमको थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है। थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये क्या है? इस बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, सपोज वी आर राइटिंग दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इस थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है
कि आपका अगर मैं बिल्कुल आपके अनुसार बताऊँ कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, तो इसका मतलब है आपका डिवाइस थर्मल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर इसके डेप्थ मीनिंग में जाएँ, तो ये बोलना चाहता है कि अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है कोई ऐसा और इस सेमीकंडक्टर को आप आइसोलेशन करके रखे हुए हैं, मतलब थोड़ा सेपरेट रखे हुए हैं और ये सेमीकंडक्टर एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, भले ही वो टेम्परेचर कोई भी वैल्यू हो। सर टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन है, तो क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम है? यस। तो टेम्परेचर की वैल्यू 400 केल्विन है, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम है? यस। लेकिन जिस समय आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, उस समय आपका ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है, ये किसी भी टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में ना आए। किसी बॉडी जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ सके, उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके अलावा इसके और भी मीनिंग्स हैं। वो मीनिंग्स क्या है कि अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है और उसमें आपने कोई भी सोर्स ऑफ एक्साइटेशन नहीं लगाया है। सोर्स ऑफ एक्साइटेशन का मतलब है कि हमको ये पता है कि हमारे पास किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। अब वो जो एनर्जी है, वो कितने फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हैं? सर आपने बताया कि टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी मिलती है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी और भी काफ़ी सारे हैं। जैसे कि लाइट से आपको एनर्जी मिल सकती है, या तो आपको वोल्टेज से भी एनर्जी मिल सकती है। अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है और आपने कोई भी सोर्स ऑफ एक्साइटेशन उसमें नहीं लगाया है, तब भी आपका वो डिवाइस थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। अब मैं इस बात को थोड़ा-सा एनालिसिस करता हूँ, ताकि आपको थर्मल इक्विलिब्रियम इन डेप्थ थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। मान लीजिए मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है और उस सेमीकंडक्टर में हमारे पास ये जो लेवल है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब हमको ये पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, ईवी से ईसी में ले जाने के लिए, और यहाँ पे ई जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा रहे हैं, आपको एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और यही बात बॉन्ड डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो एनर्जी है, ये आपका उतना ही वैल्यू ऑफ एनर्जी है जितना आपको यहाँ पे एनर्जी गैप दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को आप कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकालना चाह रहे हैं, लाइक दिस वी हैव द इलेक्ट्रॉन, और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकालना चाह रहे हैं, देन आल्सो वी नीड सम एनर्जी। ये ऐसा, सपोज़ वी हैव ये कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकालें, तब भी आप इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये दोनों सेम एक दूसरे के पूरक है। ये आपका बॉन्ड डायग्राम है, ये बैंड डायग्राम। अब हमको ये जो एनर्जी है, ये किस-किस तरीके से हमको मिल सकता है? हम अगर इस एनर्जी की बात करें, ईजी, जो कि आपके पास एक एनर्जी है, ये एनर्जी आपको किस-किस फॉर्म में मिल सकता है? सबसे पहली बात तो ये बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, मतलब ये टेम्परेचर से हमको मिल सकता है। टेम्परेचर को अगर आप बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको एनर्जी मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को ले जाने के लिए जो एनर्जी है, वो हमको टेम्परेचर से मिल सकता है। ये पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग बात करें, ये हमको कैसे मिल सकता है? दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी हमको लाइट से मिल सकता है। यानी कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट में अप्लाई करूं, तो उसमें एक फोटॉन एनर्जी होती है, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, दिस इज गिवन बाय एच सी अपन लैम्डा। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और ये लैम्डा है, ये आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है। जैसे रेड कलर का अलग वेवलेंथ है, ब्लू कलर का अलग वेवलेंथ है। अगर आप किसी भी वेवलेंथ या फिर लाइट सोर्स को इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, और इस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा सो ये जो एनर्जी है, पहला फॉर्म,
ये आपका कहलाता है थर्मल एनर्जी। जो आपका पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दिस इज नोन एज, ये आपका है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। अगर यहाँ पे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें, तो ये दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी आपका फोटोन एनर्जी है। ये लाइट से मिलता है, इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट फोटोन एनर्जी। और इस एनर्जी को यूज करके भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में बात करें तो किसी इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट कैन आल्सो बी गिवन। सो ये जो एनर्जी है Eg, दिस कैन बी रिटन एज, आप इसकी भी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी आपको वोल्टेज से मिल सकता है। ठीक है? तो जब भी आप कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसी सेमीकंडक्टर में या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो उस एनर्जी का कैलकुलेशन हम Q इंटू V से कर सकते हैं। इसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये आपका फील्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। तो आप इसको बोल दीजिए कि दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका कहलाता है दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आप किसी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करके आप इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डेड से फ्री कर सकते हैं। तो जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं लाया। मतलब एनर्जी की वैल्यू आपके पास 0 है जो आप एक्सटर्नली प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो सर इसका मतलब है अगर टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन है तो हमने तो एनर्जी दे दी। तो यही हम बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ही आप डिवाइस को रखिए, आप उस डिवाइस की एनर्जी को नहीं बदल सकते। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन में रखे हैं, तो 300 केल्विन इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आपने 300 केल्विन में रखा है तो उस पे आप रखिए, और उसके अलावा आप ना तो इसमें कोई फोटॉन एनर्जी अप्लाई करें, ना तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करें। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के इंटरेक्शन में आपका सेमीकंडक्टर नहीं होना चाहिए, और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा डिवाइस थर्मल इक्विलिब्रियम में, राइट? तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब यह है कि आपका जो भी सेमीकंडक्टर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में है, विदाउट एनी सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। कोई सोर्स ऑफ एक्साइटेशन उसमें नहीं लगा है। तो ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, ये एक टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विदाउट एनी सोर्स ऑफ एक्साइटेशन में काम करेंगे, तब आपको हर एक क्वेश्चन में थर्मल इक्विलिब्रियम नाम का वर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है? ये आपने आपको क्लियरली बता दिया। अब हम ये जो आपके पास मास एक्शन लॉ है, इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लगाते हैं, और फिर हम इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है कि हम मास एक्शन लॉ को हम लगा रहे हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। ठीक है? वी आर अप्लाइंग दिस वन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी ये है कि यहाँ पे एन और पी की वैल्यू बराबर होती है, और ये एन आई की वैल्यू के बराबर होता है। तो आपका मास एक्शन लॉ तो यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि आप एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योरली ये एन आई स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मास एक्शन लॉ वैलिड है। सेकंड केस, हम यहाँ पे इसको मान लीजिए एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में लगाते हैं। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जब भी हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि होल्स है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उसका रिप्रेजेंटेशन है कि होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो नॉट है ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। तो आई विल राइट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके पास होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर अंडर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ये नोटेशन यूज किया जाता है। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ये नोटेशन आपका यूज किया जाता है, ये आप समझ के रख लो। तो सर इसी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम रखें, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स
कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन, ये होल्स का कंसंट्रेशन है, इसको आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे आप देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखे अंडर थर्मल, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दो चीजें हो गई। तो अगर हम एन और पी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये आपका मेजोरिटी है, ये जो है ये आपके पास मेजोरिटी कंसंट्रेशन, ये आपका मेजोरिटी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे ये आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, राइट। तो ये मेजोरिटी हो गया, ये माइनॉरिटी हो गया। अब इसमें अगर हम लोग मास एक्शन लॉ लगा दें, सो अप्लाई मास एक्शन लॉ, अप्लाई मास एक्शन लॉ अगर यहाँ पे लग जाए, तो आपका कंडीशन क्या होगा, ये होगा P in P type semiconductor under thermal equilibrium, N in P type semiconductor at the thermal equilibrium is equal to Ni square, ठीक है। 300 केल्विन में Ni की वैल्यू आपको सिलिकॉन का पता रहता है, दैट इज 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इसको माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, किसको, मास एक्शन लॉ को। तो अगर हम यहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें, दैट इज एन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इन Na का मतलब है यहाँ पे Na क्यों लिख दिए सर आप, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे पास इसके पहले जब हम लोगों ने मेजॉरिटी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया था, तो आपको मैंने ये बताया था कि 100% आयोजेशन में पी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम आपका Na माइनस के बराबर होता है, और ये जो Na माइनस होता है ये Na के बराबर होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या है, दिस इज Np नॉट इंटू Pp नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज Np नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज Pp नॉट, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से मैंने यहाँ पे Np नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na लिखा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल आपको क्लियर होगा। और अगर क्वेश्चन ये आए कि दिमाग में आए हमारे कि सर इससे मेजॉरिटी भी तो निकाला जा सकता है, यस, इससे मेजॉरिटी भी निकाला जा सकता है अगर आपको माइनॉरिटी कंसंट्रेशन दिया गया है। तो इफ माइनॉरिटी इज गिवन, इफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इज गिवन, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इज इज गिवन है आपके पास, ये दिया हुआ है, इज गिवन, सो वी कैन फाइंड, सो फाइंड वी कैन फाइंड मेजॉरिटी कंसंट्रेशन। आप यहाँ पे मेजॉरिटी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे अगर पी पी नॉट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन पी नॉट, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेजॉरिटी नहीं दिया गया और आपको मेजॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, उस कंडीशन में आपको अगर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन दिया गया है, तब भी आप मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, यू कैन गेट इट करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये Ni स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको ये पता है कि 300 केल्विन में ये जो Ni है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम केस में आपको पता रहता है। मान लीजिए आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और वो सिलिकॉन का है, ठीक है। तो सिलिकॉन जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें 300 केल्विन में, 300 केल्विन में क्या आपको Ni की वैल्यू नहीं पता है? सिर्फ पता है कि वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, होल्स की वैल्यू, Ni की वैल्यू ये होती है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10
पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको कई बार इस वैल्यू को याद करने बोला भी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये Ni की वैल्यू 300 केल्विन में ऑलरेडी हमको पता रहता है और क्वेश्चन में, गेट के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट यूज किया जाता है उसको दे दिया जाता है। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि हमको Ni की वैल्यू कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्या फायदा। देखिए ये Ni की वैल्यू आपको हेल्प करेगा माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, कि यहाँ पे आप Ni स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करेंगे, Np नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na। तो हमको ये पता चल गया कि ये Ni की वैल्यू पता होना जरूरी है। मेजॉरिटी कंसंट्रेशन आपको डोपिंग से पता चल जाएगा। ठीक है, डोपिंग का मतलब है कि कितने आपने एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उससे आपको पता चल जाएगा। और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमको सेमीकंडक्टर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है और इस कंडीशन में हमको ऑलरेडी ये पता है कि 300 केल्विन में ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सपोज हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सपोज हमारे पास एक इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और हमको ये पता है कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन या फिर होल्स का कंसंट्रेशन 300 केल्विन में, सिलिकॉन का केस ले लेते हैं कि ये एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 इतना आपने आपके पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी है और होल्स भी है, और आप इसमें डोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें डोपिंग कर रहे हैं और वो डोपिंग कंसंट्रेशन Na का है। तो आप जब इसमें डोपिंग करेंगे तो आपको ये कोशिश करनी पड़ती है, या फिर आप यहाँ पे बिल्कुल डोपिंग ऐसा करना कि आपके पास ये जो Na की वैल्यू है, ये Ni की वैल्यू से काफी ज्यादा हो। वरना क्या होगा कि आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर, कि हमारे पास Na की वैल्यू जो हम लोगों ने डोपिंग की है, वो मान लीजिए 10 टू द पावर 10 है पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको होल्स जो मिलेंगे इस सेमीकंडक्टर में, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, आपके अनुसार ये Na के बराबर मिलेंगे। अगर ये Na के बराबर मिलेंगे, तो ये 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन सर ऑलरेडी हमारे पास होल्स तो अवेलेबल था इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में ही, तो आपने इस 10 टू द पावर 10 में इसको ऐड क्यों नहीं किया? तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाँ गलती हो गई भाई, ये ऐड नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऐड होना जरूरी था। लेकिन अगर, तो हमारे पास टोटल होल्स कितना हो जाएगा? आपके पास Na की वैल्यू प्लस आपके पास जो पहले से आपके पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में होल्स का कंसंट्रेशन था, तो ये जो वैल्यू है ये 1.5 प्लस आपके पास 1 है ना, ये 1 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 होना चाहिए। जो आपने गलती से 10 टू द पावर 10 बस लिख दिया, लेकिन ओरिजिनल होल्स का कंसंट्रेशन तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। लेकिन ये केस तब आएगा जब आपका Na और Ni ये आपका कंपैरेटिव है, मतलब ये भी 10 टू द पावर 10 है और आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर 10। लेकिन अगर आप Na का कंसंट्रेशन Ni से बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में आप Ni की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं और आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इसलिए कई क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि आपने जो डोपिंग की है एक्सेप्टर एटम्स की, वो Ni से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इन जनरल Ni की वैल्यू, सॉरी Na की वैल्यू, जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? इन जनरल Na की वैल्यू आपको 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा, जो कि आपके इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा है। या फिर ये 10 टू द पावर 18 दिया रहेगा, जो कि आपकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इस सब डिस्कशन से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग करें, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो आपका डोपिंग कंसंट्रेशन, तभी जाके आप होस्ट की कंसंट्रेशन Na के वैल्यू के बराबर ले पाएंगे। अदरवाइज आपका होस्ट का कंसंट्रेशन Na प्लस Ni के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। तो मान लीजिए हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और आपका डोपिंग कंसंट्रेशन, अब क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लीजिए आपके पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ये 300 केल्विन में है। ये क्वेश्चन के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, और
चीजें कैसी दी रहेगी, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, है ना? क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा। हम क्वेश्चन भी लेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा कि आपके पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, 300 केल्विन में है, और यहाँ पे आपके पास Ni की वैल्यू जो है वो कितनी है, डेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब है। और आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है जो आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए किया है, ये लगभग 10 to the power 16 है, तो आपको ये पता चल गया कि ये Ni से बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आपके पास जो सेमीकंडक्टर है ये फुल्ली आयोनाइज्ड है, ये 100% आयोनाइज्ड है या फिर फुल्ली आयोनाइज्ड है। उस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पे मेजॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, या आपको यहाँ पे मेजॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे होस्ट का कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायरेक्टली आप लिखेंगे कि ये एक्सेप्टर एटम्स के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 16। और आपके पास माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na का रेशियो लेना पड़ेगा। और Ni स्क्वायर का मतलब है दिस इज 2.25 इंटू 10 to the power of 20 डिवाइडेड बाय आपके पास Na कितना है, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 16, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा दिस इज 2.25 इंटू 10 to the power आपका 4 पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है। तो आप देखिए मेजॉरिटी कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन 2.25 इंटू 10 to the power 4 है, जो कि काफी कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे कि आपके पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की गई है 10 to the power 16, जो कि वेरी मच ग्रेटर देन Ni है। ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको देखना ही है, मतलब वैल्यूज को कंपेयर करके कि 10 to the power 16 जो है वो आपके 1.5 इंटू 10 to the power 10 से बहुत ज्यादा है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फिर मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए और माइनॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये जो स्टेटमेंट है कि मास एक्शन लॉ एनपी इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर, सर पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके होस्ट तो काफी ज्यादा है, तो होस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने के बावजूद भी आपका ये दोनों का प्रोडक्ट एनआई स्क्वायर के बराबर कैसे हो सकता है? देखिए कोई प्रोडक्ट किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर तभी हो सकता है जब एक क्वांटिटी बड़ा है और दूसरा क्वांटिटी कम हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करूं और यहाँ पे मास एक्शन लॉ अगर लगा हुआ है, मतलब P in P type semiconductor at thermal equilibrium, N in P type semiconductor thermal equilibrium is equal to Ni square है। और ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे डोपिंग कितना भी ज्यादा कर लें, आपका ये इक्वेशन तो वैलिड रहेगा ही। तो अगर डोपिंग ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब है होस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तब भी अगर इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो डेफिनेटली आपका ये जो एनपी नॉट है इसकी वैल्यू रेड्यूस हो रही होगी, है ना? इसकी वैल्यू रेड्यूस हो रही होगी तभी जाके ये दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि होस्ट के बढ़ने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्यों रेड्यूस हो रही है? क्या ऐसा कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रेड्यूस हो रही है? इसके पीछे एक कांसेप्ट आता है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन, इस रिकॉम्बिनेशन को समझाने के लिए मैं ना आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ या फिर एक एनालॉजी ले रहा हूँ। आप उस बात को ध्यान से समझ लें। सपोज मेरे पास है एक कैरम बोर्ड, ठीक है? मेरे पास है एक कैरम बोर्ड और इस कैरम बोर्ड में हमारे पास काफी सारे कॉइन्स हैं या फिर गोटियां हैं, और ये इसमें पॉकेट्स भी हैं। इस तरीके के पॉकेट्स हैं जहां पे हम कॉइन्स को इंसर्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं वो गिनती के होते हैं। ये 9 होते हैं, आई थिंक सो, जब मैं खेला था तो मुझे याद है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, सपोज दिस इज 9, है ना? तो एक कलर का मैंने ले लिया, व्हाइट या फिर ब्लैक, और मैं यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इन गोटियों का इस पर्टिकुलर वी कैन से पॉकेट्स में जाने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जा सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे ये जो है
इन गोटियों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, है ना? किसी भी तरीके से। अब इन गोटियों का या फिर इन कॉइन्स का इस पर्टिकुलर पॉकेट में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रीवियस के कंपैरिज़न में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको मान लूँ कि ये हमारे पास होल्स हैं और ये जो आपके पास कॉइन्स है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो ये हो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स को कवर कर लेगा, तो ये होल्स की कमी हो जाएगी, है ना? पॉकेट की कमी हो जाएगी। इस बात को हम एनर्जी बैंड डायग्राम में भी समझते हैं। जब मैं एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो आप ये समझना कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए और एक होता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आ जाए। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे, ये आपके पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके पास यहाँ पे दिस इज ईसी और दिस इज ईवी, ठीक है? हमको ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जी स्टेट्स है इस तरीके से। ये एनर्जी स्टेट्स है, ये एनर्जी स्टेट्स। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे कि थर्मल, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस बैंड में है, ये यहाँ से उठ के चले जाते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है? जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए इस तरीके से, तो हमको क्या मिलता है? हमको एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक होल मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, इसके लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कितनी एनर्जी? जितना एनर्जी गैप का वैल्यू है। मतलब दिस एनर्जी जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, अगर एनर्जी गैप के से ज़्यादा है या फिर बराबर है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जोड़ी मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट जनरेशन, है ना? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रॉन और एक पेयर होल का जनरेट होके मिला। तो अगर हम लोग जनरेशन की बात करें, तो जनरेशन में ऐसा होता है कि पहली बात हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता है। दूसरी बात हमको यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है। एनर्जी को हमको देना पड़ता है। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स दुनिया में है, उसकी एक खुद की टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी एनर्जी को हमेशा रिड्यूस्ड करना चाहता है और जितनी एनर्जी इसकी रिड्यूस्ड होगी, उतना ज़्यादा ये स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी स्टेट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो हायर एनर्जी स्टेट या फिर कंडक्शन बैंड में चला गया है, ये बहुत देर तक कंडक्शन बैंड में नहीं रह जाता और ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ भी हमको करने की ज़रूरत नहीं। ये अपनी एनर्जी को लो करने के लिए वैलेंस बैंड में वापस आ जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लो करने के लिए वैलेंस बैंड में वापस आ जाए, क्या होगा? जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लो करने के लिए वैलेंस बैंड में वापस आ जाए, तो हमारे पास यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे हमारे पास होल्स भी खत्म हो गए। ये होल्स भी खत्म हो गया, होल्स भी नहीं। तो ये जो उल्टा प्रोसेस है, इस उल्टे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की खुद का सेल्फ टेंडेंसी है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन, है ना? तो रिकॉम्बिनेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम रिकॉम्बिनेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है, इसमें एक्चुअली जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमको मिला था, रिकॉम्बिनेशन में हम इलेक्ट्रॉन होल के पेयर को खो देते हैं, इसमें लॉस्ट हो जाता है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो था वो भी खत्म हो जाता है और जो वैलेंस बैंड में होल था वो भी खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर लॉस्ट हो जाता है और इसके लिए हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो सर यहाँ पे क्या होता है?
देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, जैसे हम गोवा चले गए और वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है गोवा में पैसे खर्च हो गए, इसलिए तो आ रहे रिटर्न घर। अगर पैसे रहते तो गोवा में ही रहते। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे एनर्जी को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। एनर्जी जो है वो आपका रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स होल के अंदर चला जाता है और इस प्रोसेस में आपका जैसे यहाँ पे एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एनर्जी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज टू प्रोसेस। एक है आपका जनरेशन, एक है रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन में हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। रिकॉम्बिनेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर लॉस्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो कैरम बोर्ड की बात कर रहा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल में चला गया, तो हमारा होल जो है वो खत्म हो गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी खत्म हुआ। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है ये रिकॉम्बिनेशन। तो अगर आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ता है, तो आपका होल्स का कमी हो जाएगा, या फिर क्वांटिटी ऑफ होल्स अगर यहाँ पे पॉकेट्स ज्यादा बढ़ा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर पॉकेट्स बढ़ा दिया जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस पॉकेट में घुस जाएंगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो किसी भी एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को बढ़ा जाए, तो होल्स कम हो जाएंगे, और अगर होल्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। ये नेचुरली होगा। ठीक है, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन कब फास्ट एग्जीक्यूट होगा? रिकॉम्बिनेशन तभी फास्ट एग्जीक्यूट होगा जब किसी एक की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, तो दूसरी क्वांटिटी रेड्यूस हो जाएगी। तो रिकॉम्बिनेशन को फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ाने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है कि आप यहाँ पे डोपिंग को ज्यादा करें। जितना ज्यादा डोपिंग होगा, या फिर जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स क्रिएट होंगे, उतना फास्ट आपका रिकॉम्बिनेशन एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम रिकॉम्बिनेशन रेट के नाम से जानते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हमको समझ में आ गया कि अगर हम होल्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से ही इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हम बात को समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है, ये मैंने पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एग्जीक्यूट करवाया। अब यही प्रोसेस मैं अगर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एग्जीक्यूट करूं, तो हमारे पास मान लीजिए एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो मास एक्शन लॉ से हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? अगर हम मास एक्शन लॉ की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास मास एक्शन लॉ होगा, दैट इज एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू Nn नॉट। सिंस हमको ये पता है कि हमारे पास एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम 100% आयनाइजेशन के केस में ये डोनर एटम्स के बराबर होता है। ठीक है, ये डोनर के बराबर होता है। तो उस केस में आपके पास ये जो मेजोर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, इसके फॉर्मूले में आप Ni स्क्वायर डिवाइडेड एन डी लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है, ये माइनॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसको मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप इसको मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर अंडर अंडर आप लिख सकते हैं यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखे कि पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पी एन नॉट, यह आपका कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है इन आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर
थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये पी टाइप कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, सॉरी, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में है ना, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये माइनॉरिटी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जो है ये क्वांटिटी क्या हो गया सर, ये माइनॉरिटी हो गया, और ये क्या है, ये मेजॉरिटी है। तो आप इस मास सेक्शन लॉ से मोस्टली माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो होल्स का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से ये दोनों का प्रोडक्ट ni² के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मास एक्शन लॉ। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेगमेंट आपका खत्म होता है जहां पे आप एक सेमीकंडक्टर को एन टाइप का या फिर पी टाइप का बनाते हैं, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन आप कैसे उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी फॉर्मूले स्टडी किए हैं, उसके बेस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस बना ले तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ ये गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही निकलेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर Ni पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। तो इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni के बराबर होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं बताया इसने। अब क्या बोल रहा है कि नाउ इफ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड, अब उसमें एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी को ऐड किया जा रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में with a concentration Na per centimeter cube where Na is very much greater than Ni। जो मैंने आपको बताया वो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक्सेप्टर एटम की डोपिंग की और एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन Ni के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन विल बी। अगर आपने एक्सेप्टर एटम से डोपिंग किया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आपका पी टाइप का बन गया है। और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है 300 केल्विन, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 300 केल्विन में था और आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है वो भी 300 केल्विन में बन रहा है। इसका मतलब है आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको मास एक्शन लॉ लगाना है, और मास एक्शन लॉ के अनुसार आपके पास ये Na जो है वो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है, तो आपका फॉर्मूला आएगा Ni²/Na। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। Ni²/Na इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि भी अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसी के बेस पे ये क्वेश्चन में है, और आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम इज। माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अगर इस कंसेप्ट पे मैं आऊं तो अभी अभी हम लोगों ने ये सारा चीज देखा है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए मैं एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर पे डिस्कशन करूं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन मतलब एन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाय आपके पास Na होता है। तो ये जो Na है ये आपका डोपिंग कंसंट्रेशन है, क्योंकि पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आप सेमीकंडक्टर को Na से डोपिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप Na से डोपिंग करेंगे तो ये आपका होता है, दिस इज नथिंग बट डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर ये डोपिंग कंसंट्रेशन है और आप कांस्टेंट टेम्परेचर में चल रहे हैं, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में Ni² की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो आपके पास ये हो जाएगा, दिस इज Np नॉट इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय Na। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाय Na,
तो आपका जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, आप एक बात को याद भी रखना, छोटी सी बात, कि अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर है और आपने उसको एक्सेप्टर एटम से डोपिंग कर दिया है, तो आपका जो सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब सेमीकंडक्टर में अगर आप माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये टेम्परेचर से ही इंक्रीज होता है, क्योंकि Ni स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास ए नॉट पी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई जी डिवाइडेड बाई के टी, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे ये जो ए नॉट है ये आपका एक कांस्टेंट है ना, ये आपका कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है और उसके बाद मैं ये एक्स्ट्रा डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ कि एनपी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय डोपिंग कंसंट्रेशन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन आपका आंसर हो गया है। तो यहाँ पे वापस जाते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन आपका आंसर बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डिस्कशन है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि कभी भी आपको ये पूछा जाए कि आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है ये हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। सर, ये डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, हम डोपिंग पे डिपेंडेंट उस समय मानेंगे जब डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने का प्रावधान हो, मतलब हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं। लेकिन एक बार फैब्रिकेशन हो गया है तो आपका Na का वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट हो जाता है। जो यहाँ पे आप वेरिएबल मान रहे हैं वो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है वो फिर डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पे, वो फिर डिपेंड करेगा टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर आपका डोपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो माइनॉरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो माइनॉरिटी डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर डोपिंग कांस्टेंट है तो माइनॉरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो माइनॉरिटी डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये अगर वेरिएबल है तो डोपिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं उसको हम एक बार देख लें कि ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ये जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। यहाँ पे टी जो है वो आपका टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है ये हम केल्विन की यूनिट में पुटअप करते हैं। यहाँ पे Eg जो है वो आपका एनर्जी गैप है। दिस इज एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी गैप, है ना। ये आपको पता है कि एनर्जी गैप 300 केल्विन में कितना होता है, एनर्जी गैप 0 केल्विन में कितना होता है, तो ये एनर्जी गैप है। और यहाँ पे के जो है वो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू आपको पता है कि ये होता है 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। मैं आगे जाके ये प्रूफ करूंगा कि ए नॉट क्या है टेम्परेचर पे, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है, और उसके लिए हमको फर्मी लेवल स्टडी करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, मैंने आपको दो चीजें बोला। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर हो जाता है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, डोपिंग अगर वेरिएबल है तो डोपिंग पे डिपेंड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन बताया गया है। ये क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ए सिलिकॉन सैंपल ए is doped with 10 to the power 18 atoms per centimeter cube of boron. Another sample of identical dimension is doped with 10 to the power 18 atoms of
एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फॉस्फोरस। मतलब आपके पास एक सिलिकॉन का सैंपल है जिसको बोरोन से डोपिंग किया गया है, और एक और सिलिकॉन का सैंपल है जिसका डायमेंशन सेम है और उसको फास्फोरस से डोपिंग किया है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटी इज 3। द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल ए टू बी इज। तो यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, ए और बी का। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ बी। ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, जो अभी अभी हम लोगों ने लिया है। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आपके पास जो सैंपल ए है ना, और ये जो सैंपल बी है, ये दोनों का डायमेंशन सेम है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा बता दिया गया है। तो आपके पास ए जो है उसको 10 टू द पावर 18 एटम से डोप किया गया बोरोन से। तो यहाँ पे अगर आप इसको बोरोन से डोपिंग करते हैं, मान लीजिए इसको आप बोरोन से डोपिंग करते हैं और इसको आप फास्फोरस से डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो ये जो बोरोन है ये आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, या फिर आप बोले कि आपने एक्सेप्टर एटम से डोपिंग किया है, और एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने फास्फोरस एटम से डोपिंग किया है, और फास्फोरस एटम का ये एक फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहाँ पे आपने डोनर से डोपिंग किया, और डोनर का डोपिंग कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो सेमीकंडक्टर है ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, और ये जो सेमीकंडक्टर है ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया। पी टाइप का सेमीकंडक्टर को हमने नाम दिया है ए, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने नाम दिया है बी। ठीक है, अब आपका आगे क्वेश्चन बढ़ता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटी इज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी और उसके साथ होल की मोबिलिटी का रेशियो जो है वो आपको दिया गया है कितना, दैट इज 3। तो यहाँ पे 3 ये गिवन है क्वेश्चन में, और कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसमें आपको हो जाता है दिस इज एन क्यू। ये पहला तो आपके पास एक्सेप्टर, तो यहाँ पे आपके पास पी क्यू म्यू पी है ना, मेजोरिटी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास एन क्यू म्यू एन, क्योंकि माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन बहुत कम है। जो बी है वो आपके पास एन टाइप का है, इसलिए मैंने इसको एन क्यू म्यू एन ले लिया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, और आपके पास ए जो है वो उसको मैंने पी क्यू म्यू पी ले लिया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास, क्योंकि आपको ये पता है कि जितना एक्सेप्टर एटम्स आप डोपिंग कर रहे हैं, है ना, नेचुरली आपको उतने ही आपको यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पे अगर आप डोनर एटम से डोपिंग कर रहे हैं तो आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। तो अगर हम लोग यहाँ पे P को बात कर रहे हैं, तो P मतलब दिस इज 10 टू द पावर 18, N मतलब दिस इज 10 टू द पावर 18, और दोनों में आपके पास Q Q भी है। मोबिलिटी ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो ये आपके पास 1/3 है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, और आपकी जो वैल्यू है ये 1/3 आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस है जिसको मैं यहाँ पे डील करता हूँ आपके साथ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा वो सारी चीजें। जैसे कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्यूरिटीज, जिसमें डोनर कंसंट्रेशन की वैल्यू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। आप इस स्लाइड को नाइट मोड में कर रहे हैं। गिवन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एट T is equal to 300 Kelvin is ml is equal to 1.5 into 10 to the power 10 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन मैं यही साइड में करता हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। अब यहाँ पे आप देखिए
कि आपको जो-जो चीज़ें दी गई हैं, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है? सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपके पास एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है और दूसरी बात मतलब ये इंट्रिंसिक है, उसमें डोनर एटम से डोपिंग किया गया है, तो आपका सेमीकंडक्टर तो एन टाइप का बन गया होगा, क्योंकि डोनर की डोपिंग की गई है और डोनर का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 ये दिया गया है और यूनिट है पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? अब आपको गिवन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन, तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर की वैल्यू दी गई रहेगी और टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन दिया गया है और आपको Ni की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 आपको दिया गया है पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? अब हमको क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन। अगर कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन हो गया, तो आपके पास जितने भी डोनर एटम्स हैं वो डोनर आयन बन गए, ये Nd, और आपका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन भी उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब है N इन N टाइप सेमीकंडक्टर की वैल्यू भी आपकी सेम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका मेजॉरिटी कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट या फिर 100% आयनाइजेशन दिया गया है। द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन आर, यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो ये आपके पास 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 दिया गया है। हम यहाँ पे देखें कि कहाँ पे ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन दो जगह है। एक आपके पास 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 यहाँ पे है और एक आपके पास 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 यहाँ पे भी है। तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का कोई हमको टेंशन नहीं। अब हमको यहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम चले जाते हैं बोर्ड पे और बोर्ड में हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हम यहाँ पे P इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे और ये Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपने N इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, जो वैल्यू अभी-अभी फाइंड आउट किया उसी वैल्यू को यूज कर लेंगे। यहाँ पे Ni की वैल्यू जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि Ni की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, ये आपका वैल्यू हो गया। तो अंडर दिस कंडीशन आपके पास 2.25 इंटू 10 टू द पावर आपका 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा दिस इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15। तो अल्टीमेटली आपके पास ये जो वैल्यू है, ये आपकी आ जाएगी 10 टू द पावर 5, है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 5, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब और होल्स का कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी डील विद द क्वेश्चंस। अब आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। ये भी कंपनसेटेड का है। हम आगे इसको करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इज 0.5 ओम सेंटीमीटर। यहाँ पे रेसिस्टिविटी की बात की गई है। ठीक है? तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है। इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू दी गई है एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू दी गई है, द डोनर इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन इन द सैंपल इज। मैंने आपको ये बताया है मेरे प्रीवियस क्लास में कि जो रेसिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। जब हम कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में दिस इज एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम इनटू क्यू इनटू म्यू एन, एन क्यू म्यू एन, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है? अब एन टाइप का सैंपल है जिसकी रेसिस्टिविटी दी गई है। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं,
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम 100% आयोनाइज़ेशन लेते हैं। ये आपके पास Nd इंटू क्यू इंटू म्यू एन का फ़ॉर्मूले से रिप्रेज़ेंट होगा। अब ये जो रेसिस्टिविटी है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। दिस इज़ इक्वल टू 0.5 ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.5 ओम सेंटीमीटर अगर हम लोग लेते हैं और यहाँ पे आपके पास Nd की वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन आपको Q की वैल्यू पता है। Q है आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किसके साथ? ये हो जाएगा आपका म्यू एन के साथ, जो कि आपके पास 1250 है। तो इसको यूज़ करके आप Nd की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और Nd की वैल्यू आपकी हो जाएगी, दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 और आपके पास ये हो जाएगा 1250। इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल आपको लेना है, ठीक है? तो आंसर कितना आएगा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। 10 टू द पावर 16 ये आ रहा है आपका आंसर। दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 और यूनिट आपका पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, वी विल डील वन बाय वन। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेंदी जा रहा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे कि 55% ऑफ में आपको सारा कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। तो अनअकैडमी के काफी सारे लर्नर्स हैं जो कि लास्ट ईयर अनअकैडमी के कोर्सेज ऑप्ट किए थे और इनका सभी का AIR 1 आया है। जैसे 7 लर्नर्स डिफरेंट ब्रांचेस के हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अभी उत्सव अनअकैडमी उत्सव ऑफर लेते हैं, जो कि बिगेस्ट ऑफर है ऑफ द ईयर, 55% ऑफ के साथ आपको 1 मंथ एक्सटेंशन के साथ कोर्स मिल रहा है। अक्टूबर 30 तक ये वैलिड है। आप कोड यूज कर सकते हैं उत्सव, जो कि आपको 55% ऑफ के साथ क्लासेस मिल जाएंगे। अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, उस क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 55% ऑफ के साथ। यहाँ पे 5499 में आपको गेट 2025 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे समर्थ बैच और निश्चय बैच, जो कि 2026 गेट के लिए और 2027 गेट के लिए प्लान किया गया है। अगर 2026 गेट के लिए देखें तो 15 मंथ का कोर्स आपको 14,999 या कि 15,000 रुपए में मिल रहा है और 2027 का गेट का कंप्लीट कोर्स 24 मंथ का 19,999 में मिल रहा है। आप अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उत्सव ऑफर, उसमें एक व्हील को रोटेट करने से आप कुछ प्राइस अमाउंट भी जीत सकते हैं, जो कि अनअकैडमी के वेबसाइट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों का, समर्थ बैच और निश्चय बैच, ये दोनों 2026 और 2027 के लिए रेस्पेक्टिवली स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बैच भी अभी रनिंग है। अगर हम लोग प्लस के जो फीचर्स है वो देखें, तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिल जाएगा और डिजिटल बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और आइकॉनिक में जो भी आपने प्लस में मिला मिला है वो सारा तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे 1 टू 1 मेंटरशिप आपको मिल जाता है। साथ में आपको फिजिकल बुक्स भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेस लेना चाहते हैं और डिस्काउंट में लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप आप अवेल करना चाहते हैं, तो आपका गेट रैंक अगर गेट 2023 और 2024 में 5000 के अंडर में है,
तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप ईएससी प्री या फिर मेन क्वालिफाइड है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप बीई बीटेक करे हैं विथ 80% तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं एनआईटी या फिर आईआईटी के तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप टॉप 50 नेशनली फंडेड कॉलेजेस से बिलॉन्ग करते हैं तब भी आपको 55% ऑफ मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके स्कॉलरशिप को क्रैक कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल बुक्स मिलता है, मतलब हार्ड कॉपी में बुक्स। तो गेट इलेक्ट्रिकल में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के बुक्स 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किए जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ये सारे बुक्स जो है वो 15 डेज के अंदर होम डिलीवर्ड किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स होम डिलीवर्ड किए जाएंगे। आगे की क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, सो दैट मैं आपके क्वेरीज का आंसर कर सकूं। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।